नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। फाइनल बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यूपी को सौगात। प्रदेश को मिलेंगे 3 सैनिक स्कूल, पूरे देश को मिलेंगे कुल 23 सैनिक स्कूल। इटावा, मथुरा और लखनऊ में खुलेंगे स्कूल। तो लखनऊ से बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी को सौगात दिया। प्रदेश को मिलेंगे 3 सैनिक स्कूल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरे देश को मिलेंगे कुल 23 सैनिक स्कूल। गोंडा से बड़ी खबर, महिला सिपाही के मामले में कार्रवाई की गई। जिस तरीके से बर्बरता महिला सिपाही के साथ जांच में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई हुई है। मनकापुर जीआरपी चौकी प्रभारी लाइन हाजिर। चौकी प्रभारी अन्नाथ यादव को लाइन हाजिर किया गया। संजय कुमार बनाए गए नए चौकी प्रभारी जीआरपी मनकापुर। तो जांच में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई है। फिरोजाबाद से बड़ी खबर, 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, 2 लोग हुए जख्मी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तो बड़ी खबर, फिरोजाबाद से 2 पक्षों में लाठी डंडे चले। बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिरोजाबाद की ये तस्वीरें देखिए, जहां 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। हालांकि इस झड़प में 2 लोग जख्मी भी हुए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अमेठी से बड़ी खबर, संजय गांधी अस्पताल से लापरवाही का एक मामला सामने आया। इलाज के दौरान लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई है। तो अमेठी से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां संजय गांधी अस्पताल से लापरवाही का मामला सामने आया। लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई है। परिजनों ने अस्पताल गेट पर शौर्य कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल भारी तादाद में ग्रामीण, पीएसी और कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात। धरने में शामिल परिजनों ने 1 करोड़ मुआवजे की मांग की है। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। शामली के थाना भवन इलाके के मादलपुर गांव में एक दलित परिवार ने मुस्लिम धर्म अपनाने का आरोप लगाया। फ्री फायर गेम खेलते हुए युवक मुस्लिम युवती के संपर्क में आया था। आरोपी मुस्लिम युवती और उसके परिवार पर पीड़ित युवक के पूरे परिवार का धन परिवर्तन करने का आरोप है। पुलिस ने मौके से आरोपी मुस्लिम महिला और आरोपी को भारी मात्रा में मुस्लिम धर्म सामग्री के साथ कई लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं इस मामले को लेकर गांव में तनाव का माहौल है। ग्रामीण आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रकरण में जो है अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और 2 व्यक्ति शौकीन और माही उर्फ कमर बतून को हिरासत में लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या धर्म परिवर्तन केवल सूरज ने किया था या उसकी पूरी फैमिली ने किया था? देखिए, पूर्व में सूरज की पूरी फैमिली जो उसका बताना है कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी थी और वर्तमान में उसको जो है जो प्रैक्टिसेस के लिए सजेस्ट किया गया था उसमें उसका कहना है कि शौकीन और उस लड़की ने उसे नमाज पढ़ना सिखाया और उसके बाद उसे यह भी कहा गया कि आप जो है एक उसी तरह का नाम रखें। तो असद नाम से जो है उसका एक फर्जी आधार कार्ड बनाने की तैयारी हो रही थी और उसके बाद जो है पासपोर्ट वगैरह बनाने की भी जो है तैयारी थी। इस बात को कह रहे वो नहीं आ रहे कि वो बच्ची जो थी उसके साथ वो बीमार थी, उसे भी हम ही लेकर गए चर्च में, वो वहाँ से ठीक हुई। तो उसी वजह था जो मन्नत मांग रखी थी वो ही पूरी कर रहे। अच्छा, जैसे आपने पहले हिंदू से ईसाई बने थे, क्या कारण? और हिंदू मुसलमान नहीं बन सकते, क्यों? इतना है कि अपने दुख के लिए वो कर रहे। नहीं, इसमें माहौल तो नहीं बिगड़ने दिया जाएगा, क्योंकि अभी 4 दिन पहले जो ये राजेंद्र नाम के व्यक्ति हैं जो धर्म परिवर्तन करने जा रहे थे, ये मेरे पास आए थे। इन्होंने बताया कि जी कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मैंने बोला क्या कारण है, क्यों परेशान कर रहे हैं? कि ये कहते हैं तेरे यहाँ बाहर से आदमी आते हैं, परंतु मेरे रिश्तेदार हैं। अगर तेरे रिश्तेदार हैं तो हम समझाएंगे गाँव वालों को, परंतु जब हमने जांच की तो प्रकरण दूसरा निकला। तत्काल पुलिस को सूचना दी, पुलिस आकर के जो है अपना उनको ले गई। जो बाहर से आदमी आए हुए थे उनका नाम तो मैं नहीं जानता। संगम नगरी प्रयागराज में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे देश भर के तीर्थ पुरोहितों ने सनातन धर्म पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही सनातन धर्म के खिलाफ अमर्यादित, अभद्र टिप्पणी और बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उनके बहिष्कार का भी ऐलान किया गया है। श्री राम कृष्णा तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित
महासभा। इस दौरान मौजूद रहे उन्होंने ये ऐलान किया। भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के लगभग 90 के ऊपर तीर्थों से लोग यहाँ पधारे हैं। आदरणीय महेश पाठक जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज जो सनातन धर्म यानी कहा जाए एक तरह का जो देश के अंदर दुनिया के अंदर संस्कार और अपने विचारों से लोगों को ओतप्रोत करते हैं, ऐसे ऐसे पुरोहित या संत महात्मा यहाँ एकत्रित हुए जो मंदिरों में रहते हैं, मंदिरों की सेवा करते हैं। लोग देश भर के तीर्थ पुरोहित अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के मंच पे इकट्ठा हुए हैं और ये सनातन पर जो हम लोग लोगों का कुठाराघात हो रहा है, इसके लिए हम लोग देश भर में आंदोलन इनके खिलाफ चलाएंगे। हर तीर्थ पर इनके खिलाफ आंदोलन होगा। जो भी सनातन धर्म के विरोध में जाएगा उसके खिलाफ हम लोग पूरी तरह से आंदोलन करके हर जगह विरोध जताएंगे और सनातन धर्म के खिलाफ हम लोग कोई भी भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई हर तीर्थ में करेंगे, इसको जो पूरे जोर शोर से करेंगे। देखिए ये तो हमारी एक जनरल प्रक्रिया है कि हम जैसे जम्मू कश्मीर भी गए थे, हम अनंतनाग भी गए, तो यहाँ मैंने कहा कि हमारे प्रतिनिधि आते हैं, तो हमारे प्रतिनिधि का मतलब यही है कि जो हम यहाँ रेजोल्यूशन पास करेंगे वो अपने तीर्थों पे जाकर के अपनी कमेटी में बात करके इसका विरोध करेंगे। ये एक हमारी जनरल प्रक्रिया है। मेरठ जिला अस्पताल में भर्ती 12 टीबी मरीजों का ऑक्सीजन लेवल कम होने से हालत बिगड़ गई। तीमारदारों ने मरीज की बिगड़ी हालत को देखते ही हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद 412 पर कॉल कर पुलिस मौके पर बुला ली गई। सभी मरीजों को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर इलाज शुरू किया गया, जिसके बाद मरीजों की हालत में सुधार हुआ है। ऐसा कहना तो गलत है, तबीयत खराब हुई है, इसको मानते हैं हम। लेकिन जो है जैसे हमारे टीबी मरीज होते हैं पहले से ही काफी गंभीर भी होते हैं, सांस भी फूली होती है। नाइट शिफ्ट में जो इंजेक्शन उनको लगे उसके बाद कुछ लोगों को कपकपी, घबराहट और थोड़ा सांस फूलना, सांस टीबी वाले मरीजों की पहले भी फूली होती है, तो वो हुआ उनको। तुरंत जो है हमारे स्टाफ ने हमें इन्फॉर्म किया, हम सब डॉक्टर जाके हमने मैनेज किया। आधे घंटे के अंदर सब मरीज सेटल हो गए। इस समय भी ईच एंड एवरी पेशेंट जो है बिल्कुल सेटल है, स्टेबल है। तो ये जांच का विषय है कि क्यों हुआ। आगरा ने इतिहास रच दिया। पहली बार देश के किसी शहर में इतने बड़े स्तर पर अंगदान रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शिरकत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने परिवार सहित अंगदान करने का संकल्प लिया था, जिसके बाद ये पहल उन्होंने शुरू की। इस दौरान पहले से देहदान और अंगदान कर चुके करीब 100 से ज्यादा लोगों का सम्मान भी किया गया। इतना ही नहीं, रक्तदान करने वालों का भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने उन्हें सम्मानित किया। अपने 23 साल के बेटा का अकस्मात में मृत्यु हो गया था और उन्होंने अपने बेटा का हार्ट का डोनेट कर दिया। एक 24 साल की महिला जिसको छोटे छोटे बच्चे थे, ये बच्चे को पालने की उसकी जिम्मेवारी थी, ऐसी एक महिला को ये हार्ट डोनेट के रूप में दिया गया। ये महिला को हार्ट डोनेट के रूप में मिला, उसके शरीर में हार्ट इम्प्लांट किया गया। घोसी विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद पहली बार सैफई पहुंचे विधायक सुधाकर सिंह नेताजी की समाधि स्थल पहुंचकर पुष्प अर्पित कर उन्होंने माथा टेका। इस दौरान उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। घोसी का चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे सुधाकर सिंह सैफई पहुंचे और उन्होंने मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंचकर नमन किया है। हमारे साथ सुधाकर जी मौजूद हैं। आज आप सैफई पहुंचे हैं, मुलायम सिंह की समाधि स्थल पहुंचे, क्या कहना है? माननीय नेताजी के पदचिन्हों पर चलना और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को आगे बढ़ाना ही हम लोगों का केवल लक्ष्य है। जैसा कि आप समाधि स्थल से आने पहले शिवपाल जी यादव के पास ही बैठे हुए थे, क्या वार्ता हुई? मैं समाधि स्थल पर आज नहीं आया हूँ। समाधि स्थल पर मैं उस दिन भी था जिस दिन समाधि दी जा रही थी, जिस दिन नेताजी भर्ती थे वेदांता में, उस दिन मैं अस्पताल में था, गया था। हमारा संबंध 42 वर्ष से, मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ
1975 में आपातकाल में जेल रहा हूँ। मुझको सारी सुविधाएं वो प्राप्त है जो विधायक विधायक को नहीं प्राप्त होती। जो सारी श्मशान घाट तक सल्यूट और मातमी धुन बजाने के लिए सरकार बाध्य है हमको। नेताजी ने जो दिया है वो कोई दे नहीं सकता। समाजवादी पार्टी घोषित का चुनाव जीती है, ये 2024 में कितना अहम होगा? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व जाने, हम राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश का पालन करते हैं, जो आदेश देंगे पालन करेंगे। समाजवादी पार्टी के जीते हुए प्रत्याशी सुधाकर सिंह समाधि स्थल पर पहुंचे और उन्होंने मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंचकर नमन किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की छाता तहसील के शाहपुर गांव में स्थित बांके बिहारी मंदिर के नाम तर्ज जमीन का राजस्व अभिलेखों में मंदिर के नाम किए जाने का आदेश दिया। तहसीलदार को 1 महीने में कब्रिस्तान के नाम गलत तरीके से दर्ज जमीन को बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के नाम करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के फैसले पर धर्म रक्षा संघ का कहना है कि कोर्ट का आदेश सराहनीय है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। कालीन समाजवादी पार्टी सरकार के साथ षड्यंत्र पूर्वक यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने भोला खान पठान के साथ मिलकर हमारी बांके बिहारी मंदिर की जमीन को और धोखाधड़ी करके मस्जिद के इसके कब्रिस्तान के नाम दर्ज करा लिया था। हम शुरू से इसका विरोध करते रहे, मगर आखिरकार हमको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी। न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और वो जगह हमें पुनः बांके बिहारी मंदिर को प्राप्त हो गई है। बिल्कुल, जो वहाँ पे अवैध जो मजार बनी हुई है वो हटेगी। बांके बिहारी मंदिर का चबूतरा रासवन का मुक्त होगा और भव्य मंदिर बनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये कब से मामला चला रहा है, कब से स्टार्टिंग हुई थी इस पूरे मामले की? इस मंदिर बांके बिहारी जी की देखें तो 1970 से छेड़खानी चली जा रही है, षड्यंत्र है, और 1970 से 1991 में मंदिर को पोखर में डाल दिया। बांके बिहारी मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान में बदलने के मामले को लेकर हाई कोर्ट सख्त हुआ है और छाता एसडीएम को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द अब उस जमीन को बांके बिहारी ट्रस्ट के नाम दर्ज कर दिया जाए। ये मामला छाता तहसील के गांव शाहपुर का है, जहां बांके बिहारी ट्रस्ट ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कहा था कि भोला खान पठान ने 2004 में सपा के शासनकाल में अपने प्रभुत्व के चलते एक पत्र शासन को भेजा और इस जमीन को कब्रिस्तान के नाम दर्ज करा दिया। इस मामले में पहले छाता कोतवाली में आरोपी भोला खान पठान, राजस्व अधिकारी और अन्य के खिलाफ कूटचरित दस्तावेज और फर्जीवाड़े की एफआईआर भी दर्ज हुई थी, लेकिन सब मामला ठंडे बस्ते में था। अब हाई कोर्ट ने पूरे मामले को संज्ञान लिया है और पहले इन सभी रिकॉर्डों को हाई कोर्ट ने कोर्ट में तलब किया था और अब इसके बाद आदेश दिया है कि जल्द से जल्द 1 माह के अंदर इस जमीन को पुनः बांके बिहारी ट्रस्ट के नाम दर्ज कर दिया जाए। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि अभी वह चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उन आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट का जो फैसला है वो सराहनीय है, क्योंकि प्राचीन बांके बिहारी की मंदिर की जमीन इस गांव में प्राचीन काल से चली आ रही थी। भोला खान पठान ने अपने षड्यंत्र के तहत राजस्व अधिकारियों से मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। अब कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला किया है, अब हिंदूवादी नेता और याचिकाकर्ता इसका स्वागत कर रहे हैं। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। बुलंदशहर पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने उद्योग व्यापार संगठन के व्यापारी सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे व्यापारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है कि शराबबंदी से अच्छे परिणाम है। बिहार में शराबबंदी होने के बाद कच्ची शराब पीने से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। शराब से मिलने वाले राजस्व से प्रदेश सरकार कई योजनाएं चलाती है। शराब एक एक्साइज एक ऐसा मैटर है, एक्साइज से एक जो रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू से प्रदेश सरकार की कई योजनाएं भी चलाई जाती हैं। एक अच्छा रेवेन्यू एक्साइज डिपार्टमेंट प्रदेश सरकार को देता है। शराबबंदी एक ऐसा इशू है जो बड़ा संवेदनशील है। ये जरूरी नहीं है कि शराबबंदी करके ही, अब बिहार की अगर मैं उसको एग्जाम्पल ले लूं तो उनके यहाँ शराबबंदी है, लेकिन वहाँ जो मौतों का सिलसिला है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो कच्ची शराब है, जो वहाँ नकली शराब है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने शराबबंदी करी तो उसका प्रचलन ज्यादा बढ़ा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि शराबबंदी करके आप कोई अच्छे परिणाम ला सकते हैं। और
एटा में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास गुप्ता ने एक दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 95,000 का आर्थिक दंड लगाया। न्यायाधीश ने आदेश में कहा आरोपी को जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक जेल में रहना होगा। दुष्कर्मी पिता के खिलाफ 6 जून 2023 को नगर कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। आरोप सिद्ध होने पर पॉक्सो न्यायाधीश ने सजा का ऐलान किया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास और 95,000 रुपये अर्थदंड सजा दी गई है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पिता ने ही अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार किया था और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दिन के अंदर अभियोग में आरोप पत्र न्यायालय में दर्ज कर दिया गया था और प्रभावी पैरवी इसमें की गई, जिसके कारण 3 मास के अंदर ये सजा मिली। तो इस तरह से बहुत अच्छी कामयाबी अभियोजन की है। एटा में एक पिता ही बन बैठा हैवान अपनी बेटी, सगी बेटी के साथ में लगातार लंबे समय से रेप करता चला आ रहा था। आपको बता दें, जब उसकी मां को ये पता चला तो उसने तत्काल पुलिस को सूचित किया और FIR दर्ज कराई। इसमें जांच हुई। जांच में 3 दिन के बाद में उसमें चार्जशीट दे दी गई। आज आजीवन कारावास की सजा उसको पॉक्सो एक्ट जो कोर्ट है उसने सुनाई है। वहीं मेरे साथ में जो जिला शासकीय अधिवक्ता है जिन्होंने इसमें फांसी की मांग की थी उस आरोपी के लिए, वो मेरे साथ में उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रेशपाल सिंह राठौर, जिला शासकीय अधिवक्ता एटा। सर, आज एक आजीवन कारावास की सजा सुनाई एक पिता को, दुष्कर्मी पिता को, क्या कहेंगे आप? कैसे? ये एक एटा शहर में थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत पटियाली गेट मोहल्ला है। उसमें एक पिता ने अपनी पुत्री के साथ, जो नाबालिग पुत्री थी, उसके साथ लगातार रेप करता रहा। इसकी घटना का जब उसके माँ को मालूम पाया तो माँ ने जब उसमें देखा तब माँ ने उससे बच्ची से कहा, उसे डांटा फड़ा। तब बच्ची ने बताया कि मेरे पिता ने मुझे लगातार धमकाया था कि हम जान से मार दें। ये बात किसी को बताई तो इसे कितने बार से कर रहा था सर? हाँ, ये उसने बताया कि शादी के पहले से कर रहा था। शादी के बाद भी 2 बार उसके साथ रेप कमिट किया है और उसे शायद ये था कि वो उसे मार डालना चाहता था। तब तक ये घटना का खुलासा हो गया, उसकी माँ ने जान लिया, इसलिए वो FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद आज फैसला क्या है? हाँ, न्यायालय में आया। उसके बाद आज उसे फैसला आया है माननीय न्यायालय का, जिसमें उसे आजीवन कारावास और 95,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। उसके साथ साथ माननीय न्यायालय का आदेश है कि अंतिम सांस तक ये जेल में रहेगा। बड़ी खबर मुरादाबाद से। SP सांसद ST हसन का बयान। आजम खां के घर IT की छापेमारी पर उन्होंने बयान दिया। आजम खां पाक साफ इंसान है, ये कहना है ST हसन का। आजम खां को परेशान किया जा रहा है। सारे हथकंडे प्रजातंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ये रेट क्यों पड़ी है, क्या वजहें हैं और क्या निकला? हमें तो पूरी उम्मीद ये है कि उनके घर से कुछ नहीं निकलेगा और ना ही निकला, और वो एक पाक साफ इंसान है। लेकिन ये सब राजनीतिक हथकंडे जो इस्तेमाल हो रहे हैं जो सरकार के द्वारा, ये हमारे प्रजातंत्र को मुसलसल कमजोर कर रहे हैं। बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से। मंत्री AK शर्मा का गठबंधन पर निशाना। 28 फ्यूज बल्बों की एक झालर बनी है। फ्यूज बल्बों की झालर का नाम INDIA। इस झालर से सावधान रहिए, सत्ता में थे तो रोशनी दी नहीं, अब तो फ्यूज है, रोशनी कहां से देंगे। ये आपको मालूम है, आपके घर में अगर एक बल्ब लगा हो, ये बल्ब जब जल रहे थे, चाहे कांग्रेस का बल्ब हो, चाहे सपा का बल्ब हो, चाहे अन्य पार्टियों का बल्ब है, जब ये जलते थे तब भी रोशनी नहीं देते थे। जब रोशनी दिया होता, काम किया होगा, तो आज गरीबों को अन्न देने की नौबत नहीं आती, मकान देने की नौबत नहीं आती। ये जब जलते थे तब भी रोशनी नहीं देते थे, और आज की स्थिति में तो ये फ्यूज हो गए। ऐसे 28 फ्यूज बल्बों की एक माला बनी है, एक झालर बनी है। जो दिवाली के दिनों में आप झालर लगाते हैं, तो ऐसे 28 फ्यूज बल्बों की एक झालर बनी है, जिसका नाम है INDIA। कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाने वाले कानपुर को उसका पुराना गौरव वापस दिलाने की कवायद शुरू हो गई है। इंडस्ट्रियल सिटी में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अब सालों से बेकार पड़ी अरबों की बेशकीमती जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। BIC की ऐसी 7 जमीनें चिन्हित की गई, जिसे जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया। उन पर
फ्लैटेड फैक्ट्री, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और आवासीय परिसर बनाने की योजना है। यहां पर IT पार्क का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रशासन ने प्रस्ताव तैयार किया। शहर के बीच में स्थित अरबों की जमीन पर औद्योगिक परिसर बनने की योजना से लोग खासे उत्साहित है। जानकारों का मानना है कि इन जमीनों का सही इस्तेमाल होने पर शहर को नई औद्योगिक पहचान मिलेगी, बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। कानपुर में 2 फ्लैटेड फैक्ट्री का जो है प्रस्ताव पास हुआ है, जो MSME और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, एक तो भारत सरकार और MSME हमारे यूपी गवर्नमेंट के सहयोग से दादानगर में बन रही है, जिसमें 165 फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। इसमें ग्रीन और व्हाइट कैटेगरी की, बेसिकली इसमें होजरी रेडीमेड गारमेंट्स की ज्यादा लगती हैं। और एक हमारे यहाँ पे गढ़नी पूर्वा फजलगंज में एक हम लोगों ने 100 करोड़ की फ्लैटेड फैक्ट्री का अभी सैंक्शन किया है MSME नीति 2022 के अंतर्गत। इसमें लगभग 200 फ्लैटेड फैक्ट्री बन रही है और इसमें मल्टीपर्पज उद्देश्य की जो भी ग्रीन और व्हाइट कैटेगरी की श्रेणी की इकाइयां होंगी वो लगेंगी। कानपुर का नहीं, पूरी दुनिया का गौरव रहा है कानपुर की BIC और NTC मिलें। ये मिलें रेट तय करती थी, आम आदमियों के लिए इनके लिए यहाँ कपड़ा बनता था और आम आदमी सस्ता कपड़ा पहन सकता था और पूरी दुनिया में इनकी धाक थी। लेकिन समय परिस्थिति बदली, प्राइवेटाइजेशन होने लगा, बड़ी बड़ी कपड़ा मिलें प्राइवेट हाथों में खुल गई और धीरे धीरे इसको आधुनिकीकरण नहीं किया जा सका, जिसके कारण धीरे धीरे इन मिलों ने दम तोड़ दिया। अब अगर सरकार की मंशा है तो मेरी समझ से दुनिया में इसका गौरव बना रहे, उसके लिए एक संग्रहालय जरूर बनाना चाहिए। कमर्शियल परिसर बना जाने का प्रस्ताव आया है, लेकिन 7 के बाद जो 22 और बच रही हैं, 29 ऐसी जगह हैं जो कानपुर की खूबसूरती को कहीं न कहीं प्रभावित करती हैं। कानपुर के बाहर से कोई आता है तो ये एल्गिन मिल बंद और ये बंद, ये सब कहीं न कहीं अच्छा नहीं लगता है। जिला प्रशासन ने जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। जिलाधिकारी महोदय ने, हमने अखबारों के माध्यम से पढ़ा, आपसे भी जानकारी हुई कि 7 ऐसी चिन्हित की हैं जहां पर वो फ्लैटेड फैक्ट्री और कुछ परिसर बनाने की योजना है। उसमें कमर्शियल भी होगा, आवासीय भी होगा। कुल मिलाकर के ये जो प्रस्ताव है, जो हमारे जो त्रिस्तरीय समिति प्रशासन, नजूल और KDA के जो संयुक्त समिति के द्वारा तैयार किया गया, इसको अग्रिम कार्रवाई के लिए और निर्णय के लिए शासन को भेजा गया है। कानपुर को औद्योगिक पहचान देने वाली शहर की मिलें एक एक कर बंद होती चली गई और यहाँ की बेशकीमती जमीन बेकार हो गई। अब प्रशासन इन जमीनों का इस्तेमाल कर यहाँ पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आवासीय परिसर भी डेवलप किए जाएंगे, जिससे शहर की सूरत बदलेगी और यहाँ पर सुंदरता दिखाई देगी। वही व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स और IT पार्क बनाए जाने से यहाँ पर रोजगार के मौके बढ़ेंगे और शहर का औद्योगिक स्वरूप वापस मिल सकेगा। अब इन्हीं मिलों और इनकी जमीनों से कानपुर की सूरत बदलने का प्रयास किया जा रहा है। पहले चरण में जिला प्रशासन 7 जमीनों का व्यवसायिक इस्तेमाल करने की बात कह रहा है, जिसमें फ्लैटेड फैक्ट्री, IT पार्क और आवासीय परिसर डेवलप करने की योजना बनाई गई है। आगे आने वाले समय में तमाम दूसरी जमीनों पर भी इसी तरीके की योजनाएं लाने का प्लान है। वीडियो जर्नलिस्ट स्मित पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। अलीगढ़ महानगर के GT रोड स्थित निजी होटल में फुल मार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के तत्वाधान में शिक्षण सामग्री की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अलीगढ़, हाथरस सहित कई जिलों के स्कूलों के प्रिंसिपल और संचालकों ने कार्यक्रम में शिक्षण सामग्री को छात्रों के लिए ज्यादा उपयोगी और सार्थक बनाने पर एक दूसरे के साथ चर्चा की। कार्यक्रम में अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर सहित कई जिलों के स्कूलों के प्रधानाचार्य और संचालकों ने शिरकत की। प्रधानाचार्य और स्कूल संचालकों ने एक दूसरे से बातचीत कर अपनी बात को रखकर शिक्षण सामग्री को बढ़ावा देने और अपने अपने स्कूलों में छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री को बढ़ावा देने और छात्रों के लिए ज्यादा उपयोगी और सार्थक बनाने पर चर्चा की। हमारी जो इस समय सरकार है वो काफ़ी कुछ कोशिश कर रही है कि शिक्षा में बहुत सारे बदलाव आए और 12वीं पास करके बच्चा कुछ
अगर जॉब करना चाहे जॉब सीख कर ले, साथ के साथ पढ़ाई करें। इसके लिए उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट किए हैं CBSE बोर्ड में। करीबन 21 तरह के अलग अलग कोर्सेज हैं जो चलाए जा रहे हैं। कुछ स्कूलों ने भी स्टार्ट किया है और आने वाले समय में हमें लगता है कि इसमें और बढ़ोतरी होगी और भी लोगों को, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। गुणवत्ता की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पर दिनेश जी के और फुल मार्क्स के सौजन्य से जो यहाँ पर अलग अलग स्कूल से प्रिंसिपल्स आए हैं, कभी अलग अलग शहरों से जो प्रिंसिपल या स्कूल ओनर्स आए हैं, तो एक दूसरे से मिले हैं और मिलने के बाद फिर जो उनकी समस्याएं हैं वो डिस्कस की। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो कैसे हम अच्छे एक्सपीरियंस अपने इम्प्लीमेंट स्कूल में कर सकते हैं, जहाँ जिसके जो लोग स्कूल रन कर रहे हैं या उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, तो क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जो बाकी स्कूल्स में और इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें आ रही हैं जिससे शिक्षा पूरी तरह बदलने वाली है देश की। एक नया हम रूप देखेंगे स्कूलों में आने वाले टाइम में, जैसे सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट होने वाला है अगले साल से। जो पहले हम 3+ का था, अब वो 5+3+3 हो गया है। तो एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो चुका है। और जो ये पब्लिशर हैं, माइलस्टोन है, इनका फुल मार्क्स है, दिनेश जी अग्रवाल जी, इन्होंने किताबों में काफ़ी अच्छी चीज़ें करी हैं। अब यहाँ पे सारे प्रिंसिपल्स आए, शिक्षा के कई सारे स्तंभ आए हुए हैं। जब शिक्षा के कई सारे स्तंभ आते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलते हैं और कुछ जो समस्याएं हैं